गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। काफी लंबे टाइम से इनको अरेस्ट किया गया है। पर अगर मैं बात करता हूं मनीष सिसोदिया जी की, तो कुछ समय पहले उनको बेल मिली। जब वो बेल का पूरा पार्ट चल रहा था ना, तो सीबीआई ने एक बात बोली थी। सीबीआई ने एक ये बोली थी कि ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, जबकि इनको बाकी कोर्ट्स में पहले अप्लाई करना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, अगर हम ऐसे करते रहेंगे ना, ये अपने आप में एक सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगा, स्नेक्स एंड लैडर्स का एक तरह से ये गेम बन जाएगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये सीबीआई की दलील मना कर दी थी। अब अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी सीबीआई ने फिर से सेम यहाँ पे दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर दलील को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही साथ सीबीआई ने यह भी बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल जाती है ना, इससे दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसका मोराल डाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे उनका मोराल डाउन नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम सीबीआई का ये भी कहना था कि जो विटनेसेस हैं वो हो सकता है हॉस्टाइल टर्न हो जाए, जो अभी हमारे सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस मसले के ऊपर अभी के लिए अपना जो रूलिंग है उसको रिजर्व कर दिया है। पर जो बातचीत हुई है ना, उसके बाद यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी को अब बेल मिलने जा रही है। तो दिस इज समथिंग टू बी सीन। आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में पता लग जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 6 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग। दोस्तों, दरअसल में ना आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा जिसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इस पूरे रीजन को डेवलप करें एंड कुछ बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पे हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इसी आइलैंड्स के ऊपर जो ग्रेट निकोबार है वहां पर आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, बेसिकली जब किसी कंटेनर को मूव किया जाता है एक वेसल से दूसरी वेसल, जब वो किसी और फाइनल डेस्टिनेशन के लिए ट्रांजिट करना होता है, उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, राइट। एंड साथ ही साथ एक टाउनशिप डेवलपमेंट की यहाँ पे बात है। और ये जो सारी चीजें होंगी ये अपने आप में क्या होंगी, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मीनिंग क्या होता है, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन है या जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल स्क्रैच से जब स्टार्ट किया जाता है तो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोलते हैं। प्लस साथ ही साथ एनर्जी के केस में भी यहाँ पर आपको 450 MVA गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट, इनका एस्टेब्लिशमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये अपने आप में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 72,000 करोड़ रुपीस। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद ही बना था, क्योंकि इसने देखा गया कि किस तरह से यहाँ पे जो अपने अंडमान निकोबार, इनकी लोकेशन अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। कोलंबो से काफी नजदीक में है एंड आपके मलेशिया के जो पोर्ट क्लांग है वहां से भी नजदीक में है एंड सिंगापुर भी काफी नजदीक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी ना, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ANIIDCO। ये जब मैं आपको इस पर्टिकुलर एजेंसी की बात करता हूं ना, तो दरअसल में ये एजेंसी का काम क्या है, ये आपके कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत आती है। एंड इसका काम ये है कि आपके जो आइलैंड्स हैं उनका बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए एंड कोशिश यही है कि पूरी टेरिटरी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, राइट। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, टूरिज्म हो गया, रिजॉर्ट्स को मैनेज करना, वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। अब मुद्दा दरअसल में ये हुआ है ना कि ये जो एंटिटी की बात कर रहा था, ANIIDCO की बात जो मैं कर रहा था, यहाँ पर कुछ इसके कंसर्न्स आए हैं कि यहाँ पर इसके द्वारा इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है। दैट इज द इशू विद रिगार्ड्स टू, जिस वजह से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वापस से न्यूज में आ चुका है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे ना अंडमान निकोबार की लोकेशन को भी और अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि यहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना आए। पहली बात तो आप ना जरा मैप मेरे साथ साथ में नोट करते चलना। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ से ना आपको 10 डिग्री चैनल पास होता हुआ देखने को मिल जाएगा। दरअसल में ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम अंडमान रीजन बोल देते हैं, नीचे वाला आपका निकोबार रीजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, यहाँ पर आपका जो 10 डिग्री चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान एंड यहाँ पर लिटिल अंडमान, इन सब की पोजीशन नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल, ये नॉर्थ टू साउथ आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये रहा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की कैपिटल। ये आपको साउथ अंडमान आइलैंड के ऊपर देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करूं, यहाँ पर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रॉस आइलैंड देखने को मिल जाएगा, शहीद द्वीप,
नील आइलैंड जिसको पहले बोलते थे वो देखने को मिल जाएगा, एंड बहुत ही फेमस हैवलॉक आइलैंड जो है ना, स्वराज द्वीप जिसका अब नाम रख दिया गया है, वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बैरन आइलैंड्स, नारकोंडम आइलैंड्स आप जानते होंगे, हमारे इंडिया के ओनली एक्टिव जो वॉल्केनोस आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, ये रहे आपके बैरन आइलैंड्स। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको इस पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। बाकी जो मैं बात कर रहा था ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, वो रही यहाँ पे, ये जो ग्रेट निकोबार की मैं बात कर रहा हूँ, ये सदर्न मोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो हुआ करता था ना, ठीक है, तो वो भी आपको यहीं पर इसी लोकेशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये पर्सपेक्टिव अगर आपको पता होगा पूरा का पूरा पोर्ट ब्लेयर का या अंडमान निकोबार का, तो आप कोई भी क्वेश्चन इसकी मैपिंग के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स। बाकी एक आपको पीक पता होगी जो कि आपने पढ़ा भी होगा, सैडल पीक के बारे में। सैडल पीक दरअसल में यहाँ पे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाती है यहाँ की, तो आपको नॉर्थ अंडमान में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं बात करूं ना सेंटिनलीज की, तो सेंटिनलीज भी आपको अंडमान निकोबार के अंदर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसी पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर जो सेंटिनलीज है ना, वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये एस्पेक्ट भी आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इनका पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो यहाँ पर है। कौन सा पैसेज है? इस पैसेज का नाम क्या है? डंकन पैसेज। डंकन पैसेज की जब मैं बात करता हूं ना, तो इट सेपरेट्स आपका जो लिटिल अंडमान है उसको साउथ अंडमान से सेपरेट करता है। तो डंकन पैसेज का भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कार निकोबार और ये आपका ग्रेट निकोबार, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पर एक जो चैनल है वो आप देख सकते हो, सोम्ब्रेरो चैनल है, सोम्ब्रेरो, राइट। इसका नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, पर ये डंकन पैसेज तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 10 डिग्री चैनल के ऊपर तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज एंड साथ ही साथ डेली बेसिस के ऊपर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ कि किस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वही एक चीज आपको हेल्प करती है जो लंबे समय तक चीजें आपकी रिटेन भी करवाएगी, आपकी गलतियां भी सिखाएगी, एंड उन गलतियों से आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने इनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस के अंदर आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जब हम थोड़ा प्रीलिम्स के करीब जाएंगे उस समय हमारा मैक्सिमम फोकस हमारा प्रीलिम्स पे होगा। फिर एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ फेज होगा वहां पर हम अच्छे से मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो यानी कि ना पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेटेड मैनर में भी, एंड बाद में जब जब जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेटेड है। इवन यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, आपके सी सेट के एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। आपके 450 से ऊपर आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 30+ एसेज भी हैं, एंड जीएस के क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं ही हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते, जैसे आप जानते हो कल टीचर्स डे था, राइट, और अकॉर्डिंगली 2024 के टीचर्स डे की जो थीम थी दैट इज एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो थोड़ा सा हमें एक काम करना चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल में इनका बर्थ हुआ था 1888 के अंदर 5 सितंबर को, एंड 1962 ऑनवर्ड्स जब इनका 77th बर्थडे था ना, तब से हमने फर्स्ट टीचर्स डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि आपके जो एजुकेटर्स होते हैं जो और आपके फैकल्टीज होते हैं उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए। देश के ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने 1952 के अंदर, एंड देश के दूसरे प्रेसिडेंट बने 1962 के अंदर, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर एंड फिलोसफर भी रहे। 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें भी इनको इलेक्ट किया गया था। प्लस एट द सेम टाइम यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं ना, तो यूनेस्को के इंडियन डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया था 1946-52 के बीच में, एंड यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने थे 1948 से 49 के बीच में। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन भी रहे 49 से 52 के बीच में। बाकी 1954 के अंदर इनको भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑनर देखने को मिलता है, उससे भी इनको नवाजा गया। साथ ही साथ साहित्य अकेडमी फेलोशिप, जो कि हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, 1968 के अंदर वो प्राप्त करने वाले पहले इंडिविजुअल भी बने। 1963 के अंदर ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, 1975 के अंदर इनको टेम्पल्टन प्राइज भी मिला। तो इस तरह से बहुत सारे इनको अवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें ना, तो आप नोटिस करोगे जब ये प्रेसिडेंट थे
तो सिर्फ और सिर्फ ये 2,500 रुपए की सैलरी लेते थे। बाकी 7,500 की जो और एडिशनल अमाउंट था वो यहाँ पे डोनेट कर देते थे टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। हर महीने इस तरह से करते थे। प्लस एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये हमेशा इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। एंड इनकी ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। कई बार ना यूपीएससी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कि आखिर ये बुक किसने लिखी। तो फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा लिखी गई, ईस्टर्न लीजन एंड वेस्टर्न थॉट, रीजन साइंस एंड कल्चर, लिविंग विद द पर्पस, फेथ रिन्यूड, इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ द उपनिषद, ये सारी बुक्स इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई। तो इनको आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। कई बार ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो दरअसल में ना इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व न्यूज में आने का कारण पता क्या है। एक्चुअल में एक ना आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर, ठीक है, आई थिंक राहुल नाम है उनका, राइट। इन पर्सन के ऊपर ना जो आईएफएस ऑफिसर हैं इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे। दरअसल में ना पहले ये जो आईएफएस ऑफिसर हैं ये काम किया करते थे जो आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वहां पर जब ये काम कर रहे थे ना वहां पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगे। किस तरह के एलिगेशंस? एलिगेशन ये थे कि इलीगली जो ट्री कटिंग होती है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इलीगली ट्री कटिंग का बहुत बड़ा एक नेक्सस भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है, जिस वजह से ना कई बार फॉरेस्ट ऑफिशियल भी उनके साथ मिले होते हैं एंड वो इलीगली ट्री कटिंग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो इनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए थे इस तरह के। फिर उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, इनको ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करके भी इनको बढ़िया पोस्टिंग दे दी। बढ़िया पोस्टिंग मतलब कि एक तरह से एक इनके ऊपर पनिशमेंट देनी चाहिए थी, पर पनिशमेंट ना देके इनको बढ़िया पोस्टिंग दे दी। इनको बना दिया डायरेक्टर। डायरेक्टर कहाँ का? राजा जी टाइगर रिजर्व का। फिर ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई एक पर्सन जिसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन हैं आप उसको डायरेक्टर बना लो राजा जी टाइगर रिजर्व का। तो फिर हियरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने बोला कि नहीं एक काम करते हैं इनको हटा ही देते हैं, क्यों ही इस मसले को बढ़ने देना, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा था बैकग्राउंड का। तो थोड़ा सा हमें राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल में इंडियन नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोकेशन इसकी देखोगे ना तो ये रहा राजा जी टाइगर आपका जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तीन आपके यहाँ पे, एक तो आपका देहरादून हो गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, हरिद्वार हो गया, एंड यही पास में आपको जो पौड़ी गढ़वाल देखने को मिलता है ना, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये स्प्रेड देखने को मिल जाएगा राजा जी टाइगर रिजर्व। शिवालिक रेंजेस के आपको हिल्स के अक्रॉस आपके सिचुएटेड देखने को मिलता है। 1983 के अंदर जो राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको मर्ज किया गया था विद मोतीचूर एंड चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अकॉर्डिंगली ये बन गया था राजा जी नेशनल पार्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये राजा जी नाम आया कहां से। देखो आप लोग जानते होंगे चक्रवर्ती राजा जी के बारे में, ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। उनको प्यार से राजा जी बोला जाता था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व यहाँ पे रखा गया है। 2015 के अंदर इसको 48 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर आपको जो साल है वो डोमिनेंट ट्री स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, आपके मिक्स ब्रॉड लीफ, तराई ग्रासलैंड, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स और बाकी वाइल्ड स्पीशीज की अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। गंगा और साथ साथ सोंग रिवर जो है ना वो इस टाइगर रिजर्व से फ्लो करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है सेंटर त्रिपुरा साइन पीस अकॉर्ड। एक्चुअल में क्या हुआ है, सेंटर गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट इन्होंने ना दो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ यहाँ पर पीस अकॉर्ड साइन किया है। मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2019 के अंदर पता क्या हुआ था? 2019 के अंदर एनएलएफटी एसडी के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ये त्रिपुरा के अंदर है। एनएलएफटी क्या है आपका? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। एंड ब्रैकेट में एसडी का मतलब पता क्या है? यहाँ पर सबीर कुमार देबर्मा जो थे इनके लीडर थे, उनका जो फैक्शन था उसके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में क्या होता है नॉर्मली? एग्रीमेंट में यही होता है कि वो अपने हथियार डाल देंगे, उनकी हम डेवलपमेंट करेंगे एंड उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ज्वाइन करवाएंगे। यही नॉर्मली होता है, ठीक है ना। अब जो 2024 के अंदर हमने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है, इसके अंदर क्या हुआ है? एनएलएफटी जो पूरा है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा प्लस ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, एटीटीएफ, इनके साथ हमने 2024 में यहाँ पे त्रिपुरा में यहाँ पर ये पीस अकॉर्ड यहाँ पे साइन किया है। तो इस तरह के जो पीस अकॉर्ड्स हैं इसके माध्यम से वायलेंस को वो गिव अप करेंगे एंड अकॉर्डिंगली मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। इससे जो त्रिपुरा है हमारा और डेवलप होगा एंड अकॉर्डिंगली सेंटर ने यहाँ पे स्पेशल पैकेज भी दिया है उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये हमारा 12th एग्रीमेंट हमें देखने को मिल जाएगा एंड पिछले 10 साल के अंदर ये तीसरा एग्रीमेंट है त्रिपुरा के कॉरस्पॉन्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो। 2019 वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ब्रू एग्रीमेंट 2020 में त्रिपुरा में हुआ था।
बोडो अकॉर्ड असम के कॉरस्पॉन्डिंग है, कार्बी अकॉर्ड आपको भी असम के अकॉर्डिंग, एंड सिमिलरली आदिवासी पीस अकॉर्ड जो 2022 में हुआ वो भी असम के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंटर्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी देखो जो 6 शेड्यूल एरियाज की बात बार बार आती रहती है, तो वहां पर आप ध्यान में रख सकते हो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एएमटीएम जो है ना, ये 4 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं छठे शेड्यूल के अंदर। एंड यहाँ पर इनको स्पेशल प्रोविजंस होती है गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की। आप लोगों ने ये सारी चीजें 5th एंड 6th शेड्यूल जब आपने पॉलिटी के अंदर डिटेल में पढ़ा है, उसको आप डेफिनेटली वहां से आप रिलेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि 5th एंड 6th शेड्यूल आप एक बार रिवाइज करेंगे लक्ष्मीकांत बुक से, या जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से आप इस चीज को रिवाइज कर सकते हो। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज वरुणा के बारे में है। दरअसल में ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है और एक बायलैटरल लेवल एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। दरअसल में इंडिया और फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे एक तो है हमारी आर्मी एक्सरसाइज शक्ति, उसी तरह से एयर एक्सरसाइज के अंदर एक गरुड़ और एक डेजर्ट नाइट 21, ये नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना नेवी की, तो नेवी के अंदर आ जाती है आपकी एक्सरसाइज वरुण। तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा P8I जो एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का, वो यहाँ पर फ्रांस पहुंच चुका है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। 2024 का ये जो एडिशन है एक्सरसाइज वरुणा का, ये आपके मेडिटेरियन सी के अंदर यहाँ पे किया जाएगा। 2001 स्टार्ट तो इसके 1993 में हुआ था, पर इसको वरुणा नाम दिया गया 2001 के अंदर, दोनों के रिलेशनशिप्स को और स्ट्रेंथन यहाँ पे करने के लिए। एंड अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों कंट्रीज एक दूसरे का सीखती हैं, साथ में मिलकर कैसे काम करना है, आपस में सिनर्जी को कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आप मुझे आंसर करोगे वो है आपका नीर और रीर के बीच में आखिर क्या अंतर होता है, वो आप एक्सप्लेन करोगे। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है एंड बाकी पीएलआई स्कीम के बारे में, तो इसको भी पढ़िएगा एंड कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। कल मैंने आपको एक बात होमवर्क दिया था, वो था परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। देखो बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको पीपीपी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जैसे अगर हम बात करते हैं ना, जैसे $1 की बात करते हैं, तो $1 82 मान लेते हैं, इसी के आसपास चल रहा है, 82 रुपीज के आसपास, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक तो ये जो हम समझते ही हैं कि कितना डॉलर टू रुपए का क्या रेशियो चल रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से मैं स्टारबक्स की कॉफी की बात करता हूँ। अब हो सकता है ना स्टारबक्स की जो सेम कॉफी है वो आपको यूएस में $10 की देखने को मिल जाएगी, एंड इंडिया में वही सेम कॉफी आपको 300 रुपए की हो सकता है देखने को मिले। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता $10 इक्वल टू 300 रुपीज? तो यहाँ पर $1 तो 30 रुपए का हो गया। जब पता क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज, जो कि मैंने इस केस में स्टारबक्स वाले एग्जांपल में कंपैरिजन किया। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट जो बात कर रहा है कि इंडिया छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, नहीं, ये बात गलत है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आपको देखने को मिलती है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए वन ओनली विल बी द राइट आंसर। कल मैंने एक और होमवर्क आपको दिया था कि अगर मान लो किसी करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाता है, उससे नेसेसरीली क्या होगा ही होगा। देखो ये जो वर्ड है ना नेसेसरीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अदरवाइज अगर आपने ये वर्ड नहीं ना पढ़ा, हो सकता है आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कराओ। समझना यहाँ पर पहले स्टेटमेंट जो कह रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट वो इंप्रूव होता है। देखो बिल्कुल सही बात है। मान लो आज $1 इक्वल टू 60 है, कल को ये $1 इक्वल टू 90 हो जाएगा, डीवैल्यूएशन है ना, ठीक है। तो उस केस में अगर ये कंडीशन आ रही है, तो डेफिनेटली इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो चीप हो जाते हैं। इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं, ये पक्का ही पक्का होंगे। उससे हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। यस दैट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है? नहीं। पहले देखो ₹1 क्या था, ₹1 क्या था, $1/60। अब ₹1 क्या हो चुका है, वो $1/90 हो चुका है। क्या रुपी की वैल्यू, रुपी की फॉरेन वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? आप नोटिस करो ना यार, रुपी की जो फॉरेन वैल्यू है वो कम हो चुकी है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, डी वैल्यू हुई है ना। तीसरा कह रहा है ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा ही होगा, नेसेसरीली वर्ड है ना कि पक्का ही पक्का ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। क्या पक्का ऐसा है? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर मान लो डीवैल्यूएशन हो रहा है ना, तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, अच्छी बात है, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमें, आप लोग ये भी तो जानते हो, हमें कच्चा तेल भी तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, बिल्कुल मंगाना पड़ेगा। एंड क्योंकि डीवैल्यूएशन हुआ है, उससे क्या हो गया है, उससे सर इंपोर्ट हमारे कॉस्टली हो गए हैं। और कच्चा तेल तो हमें मंगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल हमें जरूरत है तो मंगाना पड़ेगा। इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया है इंपोर्ट करवाना। इंपोर्ट करवाना महंगा हो गया है, तो सर हमें तो बहुत खर्चा लगेगा, हमें तो बहुत सारे डॉलर्स यहाँ पे अपने स्पेंड करने पड़ेंगे इन चीजों को मंगाने के लिए।
तो उस केस में पता क्या हो सकता है, हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाए। तो पक्के से नहीं क्या जा सकता कि ट्रेड बैलेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर हाँ हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, यस दैट इज करेक्ट, पर हो सकता है हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मंगाने ही पड़ेंगे जिनकी हमें जरूरत है, एंड इंपोर्ट्स क्योंकि कॉस्टली हो चुके हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारा पैसा डालना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तो उससे हमारा ट्रेड बैलेंस हो सकता है नेगेटिवली इंपैक्ट हो। तो अगर हम नेसेसरीली की बात करें ना, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए वन ओनली ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ने होते हैं एंड अकॉर्डिंगली उस तरह से उनको सॉल्व करना होता है, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो। इसके अलावा ठीक है, बाकी क्वेश्चन चलो हो गए। अब अपने एमसीक्यूज, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपसे पूछा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो इंडिया में 43 आपको देखने को मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। लॉ कमीशन आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। आपका विषाणु युद्ध अभ्यास जो था ना, वो हमने देखा था कि पेंडेमिक के कॉरस्पॉन्डिंग कैसी प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है ना, जूनोटिक डिजीज अगर आउटब्रेक हो जाता है तो उसके अगेंस्ट कैसी आपका प्रिपेयर्डनेस है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। तो ये रही हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।